बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज जो है हम लोग मई जून 2023 का पेपर 1 कर रहे हैं। ये पेपर जो है बच्चों, ये लास्ट ईयर जिन बच्चों ने CAI दिया था उन्होंने ये वाला पेपर दिया था। ठीक है। सबसे पहले पेपर शुरू करने के हम इस पेपर का थ्रेशोल्ड देख लेते हैं कि इस पेपर में हमारे जो ग्रेड्स हैं वो कितने मार्क्स पे कौन सा ग्रेड बनेगा। अच्छा, आप लोगों को पता है P1 जो है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है। इस पेपर में लास्ट ईयर A ग्रेड जो है वो 57 पे बना था। ठीक है, जिन बच्चों के 80 में से 57 आए थे उनको A ग्रेड मिला था। ठीक है। B ग्रेड जो है वो था 42 पे। C ग्रेड था 27 पे। D ग्रेड था 21 पे। और E ग्रेड था 15 पे। मतलब जिन बच्चों के 80 में से 15 मार्क आए थे वो भी पास हुए थे। ठीक है। जी बेटा, अब हम ये पेपर करना शुरू करते हैं और हम लोग जो है वो आप लोग भी बेटा साथ साथ करिएगा, देखिएगा कि आप लोग क्या क्या चीज़ कर पा रहे हो, क्या चीज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है। चलो भाई, पहला सवाल। वर्कआउट 3.25 माइनस 1.73। बेटा पहले सवाल में आपसे डेसिमल में सब्ट्रैक्शन मांगी गई है। हमने सबसे पहले जब ओ लेवल्स पढ़ना शुरू करा तो हमने सबसे पहले यही चीज पढ़ी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन। नॉर्मल वाली और फिर डेसिमल वाली। तो डेसिमल की एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 3.25 माइनस 1.73। 5 - 3 = 2। 2 - 7 नहीं होता, हम लोग पीछे से कैरी करेंगे। 12 - 7 = 5। डेसिमल एज इट इज नीचे आ जाएगा। 2 - 1 = 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 1.52। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 1.2 का स्क्वायर। 1.2 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अच्छा बच्चों, हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल में क्या सीखा था कि जब भी दो डेसिमल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम लोग डेसिमल को इग्नोर करके सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो डेसिमल को इग्नोर करके हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 2 = 4। 2 - 1 = 2। क्रॉस आ गया। 1 - 2 = 2, 1 - 1 = 1। ठीक है। 2 - 1 = 2, 2 - 1 = 1, 2 - 2 = 4, 2 - 1 = 2, ये लिखा। दूसरे नंबर पे जाने से पहले आपने क्रॉस लगाया। 1 - 2 = 2, 1 - 1 = 1। इनको आपने ऐड कर लिया भाई। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 4, 4 और 1। अब हम क्या करेंगे भाई, हम काउंट करेंगे कि जो सवाल था उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर थे। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर और यहाँ पे एक नंबर, तो टोटल 2 नंबर थे। तो आंसर में हम लोग राइट साइड से दो पीछे की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 1.44। वेरी गुड बेटा। बेटा देखो, काफी बच्चे जो है मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर्स दे रहे हैं, आप लोग भी ये चीज करो। सही है, मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर लो। तो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 1.52, दूसरे पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 1.44। 2 मार्क्स हमें मिल गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर O। अ स्ट्रेट लाइन टचेस द सर्कल, कंप्लीट ईच विद द करेक्ट मैथमेटिकल नेम। अ रेडियस हैज बीन लेबल्ड फॉर यू। बेटा सर्क्यूम सेंटर से सर्क्यूफेरेंस पे कोई लाइन आती है उससे बोलते हैं रेडियस। ठीक है। बेटा बाहर अगर एक लाइन है जो एक पॉइंट पे टच करी है तो इस लाइन का नाम क्या होगा। ये जब हम लोग सर्कल प्रॉपर्टीज पढ़े तो मैंने आप लोगों को बताया था। वेरी गुड। इसका नाम होगा टेंजेंट। एक अगर लाइन एक पॉइंट पे बाहर से टच करी है तो वो होगी टेंजेंट। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे मैंने आप लोगों को एक और चीज भी बताई थी कि अगर सेंटर से रेडियस बन रहा है और टेंजेंट मिल रहा है तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये सब चीजें हमने एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी, याद है ना बेटा। ठीक है। और फिर ये शेप क्या है, ये शेप है सेक्टर, ये हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। सर्कल के अंदर जो है अगर सर्कल ब्रेक हो रहा हो तो ये क्या होता है, सेक्टर। जो छोटा शेप होता है वो होता है माइनर सेक्टर, और जो बड़ा शेप होता है वो होता है मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक्टर। ठीक है, ये हमने मेंसुरेशन में डिस्कस करा था, ये हमने एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज में जब सर्कल प्रॉपर्टीज पढ़े थे तब डिस्कस करा था। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 मार्क हम लोगों को और मिल गए। क्वेश्चन 3 पे आते हैं।
राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। हमें बताना है इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अच्छा, अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो कंपेयर किस तरह करेंगे? हम लोग सबसे पहले इन सबको एक ही फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास दो डेसिमल है, दो फ्रैक्शन है और एक परसेंटेज है। तो इन सबको सबसे पहले एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इनको, वेरी गुड बेटा आरिश, सबको डेसिमल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.65 तो 0.65 ही रह गया। 5/8 कितना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 5/8। ये बात बेटा आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, जो नंबर न्यूमरेटर में होता है वो अंदर आता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो बाहर आता है। तो 5/8 करेंगे। क्या 5/8 होता है बच्चों? नहीं होता। तो क्या लिखेंगे भाई? 0 डेसिमल आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा। फिर 8 6 जार 48, माइनस करा 2 बचा, 0 ऐड कर दिया। 8 2 जार 16, माइनस किया 4 आया, 40 कर दिया। 8 5 जार 40। तो 5/8 आ गया 0.625। ठीक है, ये लिखा हुआ है 62%। बच्चों परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग ने P1 में नंबर्स में पढ़ा था कि परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 62 डिवाइड बाय 100 विल बी 0.62। और फिर 11/20 भी हम डिवाइड कर लेंगे। 11/20। अब 11/20 तो नहीं होता है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? 0 पॉइंट डेसिमल लगाया हम लोगों ने और एक 0 ऐड कर दिया। अब 20 5 जार 100, माइनस क्या 10 आया, एक और 0 लगाया, 20 5 जार 100। तो ये आ गया हमारे पास 0.55। और ये ऑलरेडी डेसिमल में। तो अब पांचों नंबर्स हमारे पास डेसिमल में। तो बेटा आप लोग मुझे बताएं सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 0.55। बच्चों मैं यहाँ पे 0.55 लिख दूं? कोई मसला तो नहीं है किसी को इस बात में, अगर मैं यहाँ पे 0.55 लिख दूं? बिल्कुल बेटा मसला है। वेरी गुड। बेटा हम लोग जो आंसर निकाला है हमने वो नहीं लिखेंगे, जो सवाल में दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो हमें 11/20 लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, 0.55 नहीं लिखना, हम लोग यहाँ लिखेंगे 11/20। ठीक है, अब 0.55 के बाद आएगा 595, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 5 वाले कंप्लीट हो गए, अब 6 वाले बचे हैं। ये 6 2 है, ये 6 2 5 है और ये 6 5 है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, कोई बता सकता है मुझे? 62% छोटा है या 5/8 छोटा है? सिक्सटी टू परसेंट छोटा है, वेरी गुड। क्यों? इसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब जीरो होगा ना। तो 620 इज स्मॉलर देन 625। तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आएगा 62%। फिर फोर्थ पे आ जाएगा 5/8। और फिर एंड में आ जाएगा 0.65। तो ये बच्चों आपका पहला पेज हो गया, उन्होंने 6 मार्क्स सॉल्व कर लिए हैं। 1 मिनट दे रहा हूँ, ये देख लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। पहले पार्ट में हम लोग ने डेसिमल की सब्ट्रैक्शन करी है और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करी है, जो हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे मैथमेटिकल टर्म्स मांगे थे। तो ये टेंजेंट वाला टर्म जो है हम लोगों ने एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, और ये हम लोग ने सेक्टर वाला टर्म जो है वो मेंसुरेशन में पढ़ा था। और फिर इस तरह के हमने काफी सवाल जो है वो नंबर्स के टॉपिक में करे थे। ठीक है, जिसमें सब सारे फॉर्म्स को एक ही फॉर्म में लाके फिर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। और आंसर जो है, जो क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे। कभी भी जो चीज सॉल्व करी वो नहीं लिखना भाई। बेटा मई जून 2023 है ये, जो लास्ट ईयर आपका पेपर आया था, पेपर 12, मई जून 2023। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, एट मिड डे द टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस। दिन में भाई, मिड डे में आपका टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री है। एट मिड नाइट द टेम्परेचर इज 12 डिग्री लोअर। 12 डिग्री कम हो गया। तो मिड नाइट पर टेम्परेचर क्या होगा? अगर दिन में टेम्परेचर 8 डिग्री है और 12 डिग्री से कम हो गया, मतलब -12 हो रहा है,
तो 8 - 12 जो है वो -4। वेरी गुड बच्चों। तो यहां पर आप लिख दोगे -4 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। शाजिया रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 6 AM एवरी डे फॉर 1 वीक। ठीक है, एक हफ्ते का डेटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है, 7 नंबर्स हैं। अगर प्लस होता तो क्या लिखा होता? बेटा इंक्रीजेस लिखा हुआ होता ना अब्दुल्ला। फिर हमसे पूछा है फाइंड द मीडियन। बेटा मीडियन होता क्या है? मीडियन होता है मिडल वैल्यू। तो हमें सबसे पहले इस डेटा को जो है वो अरेंज करना होगा। अरेंज किस तरह करेंगे भाई? सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? मुबशर बेटा गलत जवाब बता रहे हो एक्साइटमेंट में। मीडियन होता है मिडल नंबर। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है -7। -7 के बाद है -5। -5 के बाद है -2। -2 के बाद है -1। फिर 2। फिर 5 और फिर 5। ठीक है, ये आपने इसे अरेंज कर दिया। अब आप देखेंगे कि मिडल वैल्यू कौन सी आ रही है। बेटा ये जितने बच्चे -7 बोल रहे थे, अरेंज करना भूल गए सब? यहीं से आपने मीडियन देके बता दिया। पहले आप लोग अरेंज भी तो करोगे अपने डेटा को। इतने आसानी से थोड़ी एग्जामिनर मार्क्स दे रहा होगा। तो अब जो है वो मिडिल वैल्यू कौन सी है? जो मिडिल वैल्यू है वो है -1। तो ये आपका मीडियन होगा। और पार्ट 2 में आपसे मांगी है रेंज। बेटा रेंज याद है क्या होती थी? स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने डिस्कस करी थी रेंज। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वेरी गुड बच्चों। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है, माइनस मिनिमम वैल्यू जो है वो -7 है। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 + 7 = 12। वेरी गुड। ठीक है भाई, सब साथ हैं यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन 5। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, अभी हम लोग ने हाल में ही पढ़ा ही है। माया इन्वेस्ट $480 at a rate of 2% per year simple interest. Calculate the total amount of interest she receives at the end of 5 years. पहले बेटा 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। $480 इन्वेस्ट करें और 2% मिल रहा है। 2% का मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये जीरो और जीरो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2 1 जार 2, 5 जार 48 डिवाइडेड बाय 5। 5 9 जार 45 माइनस क्या 3 बचा, डेसिमल आके 30। 5 6 जार 30। तो आंसर आ गया 9.6। अब 9.6 क्या है बच्चों? 9.6 जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट है। हमसे पूछा है 5 साल का इंटरेस्ट। तो 9.6 को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 5। 5 6 जार 30, जीरो यहाँ आया, 3 कैरी हो गया। 5 9 जार 45 + 3 48। बच्चों डेसिमल के आगे यहाँ पे एक नंबर है तो यहाँ पे भी एक नंबर आएगा। तो 48.0 मतलब $48। तो यहाँ 48 आपका आंसर हो जाएगा। बेटा इस सिंपल इंटरेस्ट के सवाल का जो मकसद था ना, वो आपसे एग्जामिनर ये टेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट बच्चों को आता है नहीं आता। सिंपल इंटरेस्ट हर बच्चे को आता है। एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है कि आप लोग ये मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर सही निकाल लो, और फिर इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 5 करके आंसर सही निकालो। एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन टेस्ट कर रहा है कि विदाउट कैलकुलेटर आप ये सवाल सही सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, देख लें भाई। 11 मार्क हम लोग अब तक ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द स्केल ड्राइंग शोज द पोजिशन ऑफ टू विलेजेस ए एंड बी। द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर। आपको यहाँ पे भाई कन्वर्जन बताई हुई है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 किलोमीटर के बराबर है। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ए बी। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ए बी। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? आप ए बी जो है ये जो पॉइंट्स हैं
ये डिस्टेंस निकाल लोगे आप स्केल से। बेटा कुछ बच्चों ने पेपर प्रिंट कराए हुए थे, कोई बच्चा मुझे डिस्टेंस बता सकता है कितना आ रहा है? स्केल से अगर हम लोग मेजर करें तो डिस्टेंस कितना आ रहा है सेंटीमीटर्स में? 9.5 आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है 9.5 सेंटीमीटर ना। हमें बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 किलोमीटर के बराबर है। तो हम अपने आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 19। तो 19 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 मार्क और मिल गए। पार्ट 2 में पूछा हुआ है फाइंड द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बेटा फ्रॉम के बाद जो होता है उस पर नॉट बनता है, तो ए पे नॉट ऑलरेडी बना हुआ है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इस लाइन तक आएंगे, मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है। अब आपको कोई एक एंगल बच्चों डी से मेजर करके निकालना पड़ेगा। एक काम करो, आप लोग ये वाला एंगल डी से मेजर करके निकाल दो। बेटा यहाँ पे उमर, डी रख के बताओ ये वाला एंगल जो है वो कितना आ रहा है? हमारे पास ये जो एंगल है कितना आ रहा है? यहाँ पे डी से मेजर करो ये एंगल। 60 डिग्रीज आ रहा है। भाई ये अगर 60 है तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? 120। वेरी गुड। बेटा पैरेलल लाइंस के अंदर वाला एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो ये 60 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60। तो ये हमारे पास आ गया 120। और फिर हमसे एग्जामिनर ने जो एंगल मांगा है वो कितना होगा बच्चों? ए फ्रॉम बी की बियरिंग क्या होगी बी फ्रॉम ए की? वेरी गुड भाई, क्या बात है, सब फॉर्म में हो आज। 240। 240 किस तरह आया बच्चों? पूरा सर्कल 360 होता है। अगर ये एंगल 120 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस 120 विच इज 240। पार्ट बी, अ प्लेन फ्लाइज सो दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, यूज अ स्ट्रेट एज एंड कंपास ओनली, कंस्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द प्लेन। बेटा इक्विडिस्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने कल ही ये पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट्स होंगे और इक्विडिस्टेंट लिखा होगा तो क्या चीज बनेगी। ये चीज हम लोसाई में पढ़ी थी कल ही, कि अगर 2 पॉइंट्स होंगे और इक्विडिस्टेंट होगा तो क्या चीज बनेगी बच्चों? 2 पॉइंट्स और इक्विडिस्टेंट। नहीं बेटा गलत, एंगल बाइसेक्टर बनता है जब दो लाइनें हो। दो लाइन होंगे और इक्विडिस्टेंट लिखा होगा तो एंगल बाइसेक्टर बनेगा। 2 पॉइंट्स और इक्विडिस्टेंट होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड। तो यहां पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है भाई। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बन रहा होगा बच्चों? सबसे पहले तो आप इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो आप पहले पार्ट में ही कर चुके हो, आपका आ रहा था 9.5 सेंटीमीटर। तो 9.5 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 4.75 आएगा। हमें 4.75 से कंपास को ज्यादा खोलना है। तो बेटा आप लोग 5.5 से 6 तक अपने कंपास को खोल लें। कंपास की पिन को बी पे रखें, ऊपर आर्क बनाए नीचे आर्क बनाए। फिर कंपास की पिन को ए पे रखे, ऊपर आर्क बनाए और नीचे आर्क बनाए। तो ये जो आपकी लाइन होगी ये होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इसके यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। बेटा आपको सिर्फ जो ग्रिड मैंने कल पढ़ाई थी ना वो याद होनी चाहिए थी इस सवाल के लिए। ये देखें भाई, एक पॉइंट और डिस्टेंस होगा जो सर्कल,
एक लाइन और डिस्टेंस होगा तो पैरेलल लाइन विद कर्वेट एजेस, दो पॉइंट और इक्विडिस्टेंट होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो अभी सवाल आया था, और दो लाइंस और इक्विडिस्टेंट होगा तो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है भाई। तो ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्कैटर डायग्राम्स। Ben walks for exercise. The scatter diagram shows the distance for 10 walks at the time each walk takes. ठीक है भाई, 10 पॉइंट्स दिए मैं आपको। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है राइट डाउन द टाइप ऑफ कोरिलेशन दैट द स्कैटर डायग्राम शोज। बेटा ये अपवर्ड स्लोपिंग एक लाइन होगी क्योंकि सारे पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कौन सी कोरिलेशन है? वेरी गुड भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन। पार्ट बी में पूछा है ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा भाई, ये हमने बना दी ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट की लाइन बना दी हम लोगों ने। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द टाइम बेन टेक्स फॉर अ 5 किलोमीटर वॉक। 5 किलोमीटर वॉक के लिए कितना टाइम लग रहा है भाई? 5 किलोमीटर के लग रहे हैं 60 मिनट्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये जो सवाल है ना, इसमें हर बच्चे का आंसर डिफरेंट आ रहा होता है। किसी का 61 आ रहा होगा, किसी का 62 आ रहा होगा, किसी का 59 आ रहा होगा। तो हर बच्चे के सवाल के हिसाब से इस आंसर में रेंज होती है। लेकिन आपका जो आंसर है ना, वो एग्जामिनर आपके डायग्राम के हिसाब से चेक करेगा कि आपने अपने डायग्राम्स के हिसाब से सही वैल्यू ली या नहीं ली है। तो अगर आपने ये ग्राफ बनाया हुआ है और आप देख रहे हो कि आपके बराबर वाले बच्चे का 62 आया हुआ है और आप यहाँ पे 62 लिख रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। जो आपके ग्राफ का आंसर है आप अपने हिसाब से लिखेंगे। क्लियर है ये बात? बेटा पेज नंबर नहीं फ्रंट, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा। बेटा यहाँ तक सब साथ हैं, एक दफा सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो यार। सब सही जा रहे हैं यहाँ तक? आगे बढ़ें। क्या बात है, क्या बात है। ये देख लो भाई। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 8। वर्क आउट वन होल 3/4 प्लस 5/6। गिव योर आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 1 4 प्लस 3 is 7। 7/4 प्लस 5/6। बेटा मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि अगर जब फ्रैक्शन होंगे और प्लस हो रहा होगा तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? हम लोग अप्लाई करेंगे 3 क्रॉस रूल। 3 क्रॉस रूल में क्या होता है? पहले 6 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 42, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 20, अपॉन, फिर होगा 4 × 6 विच इज 24। तो ये आ गया 62/24। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं। आधे बच्चे बेटा यहाँ पे सवाल करके छोड़ देते हैं। और भाई एग्जामिनर ने भी आपसे दो चीजें और मांगी हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म भी मांगा है और मिक्स नंबर भी मांगा है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 62/24 क्या हो जाएगा? 31/12। टू के टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं।
और अब हम इसे जो है वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या 31 12 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो हम पीछे जाते थे भाई। 30 नहीं आता, 29 28 27 26 25 24 जो है वो 12 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे छोटा सा हमने 24 लिख दिया। 24 डिवाइड बाई 12 इज 2। तो 2 आ गया हमारा होल नंबर। यहाँ पे एक साइड में एक फ्रैक्शन आ गया भाई। ऊपर क्या नंबर आएगा? जो एक्चुअल नंबर है और जो नंबर हमने लिया था उसका डिफरेंस। 31 माइनस 24 इज 7। और नीचे जो फ्रैक्शन का नंबर है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो 2 होल 7/12। बेटा सबसे पहली क्लास में ये चीज पढ़ाई थी, मिक्स नंबर की कन्वर्जन। बेटा आपके पास जब फाइनल आंसर आ जाता है ना फ्रैक्शन के अंदर, तो फिर आप क्या करते हो? आप चेक करते हो कि क्या ये नंबर जो है वो इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम पीछे जाते हैं। तो 30 29 28 27 26 25 24 जो होता है ना, वो डिवाइड होता है। मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। अब 24 डिवाइड बाई 12 का जो आंसर है वो होल नंबर में आ गया। यहाँ पे बन गया एक फ्रैक्शन। ऊपर कौन सा नंबर आएगा? जो एक्चुअल नंबर है और जो नंबर हमने लिया उसका डिफरेंस 7। और जो नीचे फ्रैक्शन है वो एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा। तो 2 होल 7/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। द क्रॉस सेक्शन इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द प्रिज्म। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ये, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी बच्चों? इस शेप की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें कितनी सिमेट्री बन रही होंगी भाई? शेप कितना उसमें डिवाइड हो रहा होगा? सिर्फ एक ही सिमेट्री बनेगी इस तरह, 1। ठीक है। और बच्चों जब हम लोग सिमेट्री पढ़ रहे थे, जब सिमेट्री के पास पर कर रहे थे, तो मैंने आप लोग क्या बताया था कि जब भी क्रॉस सेक्शन आएगा तो क्या होगा? आपकी जो बेस का आंसर आ रहा है उससे आंसर एक ज्यादा होगा, क्योंकि जब क्रॉस सेक्शन होता है तो क्रॉस सेक्शन जो है वो बीच में से भी कट हो सकता है। तो अगर इसका आंसर हमारा 1 आ रहा है तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा? 2 आ रहा होगा। बेटा याद है ना, उन्होंने सिमेट्री के पास पर में डिस्कस करा था कि नॉर्मली अगर कोई सवाल होगा तो हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेंगे, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन होगा तो आपका जो आंसर आ रहा है उससे एक ज्यादा आपका आंसर आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है वो बीच में से भी कट होता है। अच्छा भाई, पार्ट बी में मांगा है वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपकी बेस है और ये 8 आपकी हाइट है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बेस एरिया आ गया। और इस शेप की हाइट कितनी है? शेप की हाइट है 8। 3 3 ज़ा 9। 9/2 मल्टीप्लाई बाय 8। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये वॉल्यूम आ गया ऑफ प्रिज्म। ठीक है, पहला पार्ट सबको क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चों ने अभी मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, तो उनको ये पार्ट याद नहीं होगा, लेकिन वो भी आने वाले हफ्तों में पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 10। फ्री के 3 मार्क्स और भाई। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग। x+2y इज इक्वल टू 7, 3x+4y इज इक्वल टू 11। अच्छा बच्चों, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पेपर के अंदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था भाई? पहली इक्वेशन होगी इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 2।
जिस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे एक्स के साथ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 है, तो हम लोग इसको सब्जेक्ट बना लेंगे एक्स को। तो 2y अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 - 2y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 का हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम अनटच्ड इक्वेशन में डालेंगे। तो इक्वेशन 1 से आपने इक्वेशन 3 बनाई है, तो इक्वेशन 2 जो है वो अनटच्ड है। तो यहाँ पे आप x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 3x की जगह आ जाएगा 7 - 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 11। 3 7 = 21 -6y प्लस 4y इज इक्वल टू 11। बच्चों 21 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। -6y प्लस 4y इज इक्वल टू 11 - 21। -6y प्लस 4y जो है वो -2y होगा। 11 - 21 विल बी -10। माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 10/2 विच इज 5। और जो भी आंसर आएगा उसको आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 7 - 2, y की जगह आ जाएगा 5। 7 - 10 विच इज -3। तो x की वैल्यू आ रही है -3 और y की वैल्यू आ रही है 5। बेटा ये सवाल किसी को भी गलत नहीं करना है, ठीक है। और बच्चों इस सवाल के अंदर मैंने आप लोगों को आंसर चेक करने का तरीका भी बताया था कि आप कोई भी इक्वेशन उठा लो। जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूँ x + 2y इज इक्वल टू 7 लिख रहा हूँ यहाँ पे। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 5 है। सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। -3 + 2, y की जगह आ गया 5 इज इक्वल टू 7। 2 5 ज़ा 10, 10 - 3 इज 7। तो अगर दोनों तरफ नंबर सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपने सवाल को सही सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। पेपर में चेक भी कर लेना भाई, सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 11। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। ठीक है भाई। अच्छा भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे भाई? 5 रूल्स दिखवाए थे मैंने। मेन बात क्या थी भाई कि जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है और बाकी सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर आपको इसको सिग्निफिकेंट नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो पहला जो है वो नंबर 1 से 9 के बीच में होगा और बाकी सारे होंगे जीरो। तो 18.2 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? अगर आपको पहला नंबर रखना है सिर्फ, तो इसके बाद 8 है, तो 1 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 20 का क्यूब। अच्छा बच्चों जो बच्चे आंसर में 18 लिख रहे हैं, बेटा 18 गलत आंसर होगा। क्यों? 18 जो है वो टू सिग्निफिकेंट होगा ना। 1 भी सिग्निफिकेंट होता है और 8 भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये आंसर तो टू सिग्निफिकेंट नंबर में आ गया। सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या थे भाई कि पहला नंबर जो है 1 से 9 के बीच में होगा, बाकी सारे जीरो होंगे, ठीक है, तभी 1 सिग्निफिकेंट होगा ना। तो 18 में पहला नंबर आपको रखना है, बाकी सारे जीरो रखने हैं। तो 1 के बाद 8 है, तो ये 1 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? ये राउंड ऑफ हो जाएगा 2 पे। तो 18.2 बन गया 20 का क्यूब, डिवाइडेड बाय 0.395। बच्चों 0.395 क्या हो जाएगा? ये जीरो तो सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं होगा, फिर ये 3 काउंट हो जाएगा। अब 3 के बाद क्या है? 9 है, तो ये 3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा 4। तो 0.4, वेरी गुड। अब 20 का क्यूब क्या होता है? 20 का क्यूब का मतलब है 20 × 20 × 20 × 20। तो 2 का क्यूब इज 8। एक जीरो लगा हुआ है, दो जीरो और लग जाएंगे, ठीक है। आप लोग वर्किंग कर लेना। 20 × 20 इज 400, और फिर 400 × 20 इज 8000 डिवाइडेड बाय 0.4। अच्छा बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी डिवाइड हो रहा हो और डेसिमल हो, तो सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल किस तरह रिमूव होता था? हम लोग एक बना लेंगे टोपी भाई। यहाँ पे आपने टोपी बनाई, ऊपर भी टोपी बनाई, यहाँ पे खाली टोपी बन गई। खाली टोपी क्या होती है बच्चों? खाली टोपी होती है जीरो। तो ये क्या बन गया? 80,000/4 विच इज
20,000। कोई मसला भाई? बेटा जिन बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर्स में मसला है, वो मेरी एक रिकॉर्डिंग है जिसमें 5 रूल हैं इसके, वो देख लेना भाई प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफॉर्मेशन। शेप ए एंड शेप बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। शेप ए से शेप बी पे जा रहे हैं, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है भाई? सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या शेप बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे तो शेप का साइज चेंज हो रहा है भाई, तो इनलार्जमेंट होगी। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, 3 मार्क का सवाल है। इनलार्जमेंट लिखने का 1 मार्क मिल गया। दूसरा मार्क कब मिलेगा? स्केल फैक्टर लिखने का। स्केल फैक्टर क्या आ रहा है? यहाँ पे आपकी बेस 2 थी, अब आपकी बेस 4 हो गई है, तो 4/2 इज 2। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में ही है तो पॉजिटिव ही होगा। स्केल फैक्टर आ गया +2। और अब निकालना है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट किस तरह आएगी बच्चों? पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट आ रहा है 1, -1। तो इसके हमें 3 मार्क्स मिल गए भाई। ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट 0, 0। अच्छा भाई, सेंटर 0, 0 है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई कर देंगे। रोटेशन 180 डिग्री में शॉर्टकट क्या था बच्चों? रोटेशन 180 डिग्री में शॉर्टकट क्या था भाई? चेंज साइंस। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये ए का जो पॉइंट है ये है 1, 1। जब हम इसकी साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? -1, ये पॉइंट है 3, 1, ये क्या बन जाएगा? -3, -1। फिर 1, 2 क्या बन जाएगा? -1, -2। और 2, 2 बन जाएगा -2, -2। ये आ गया आपके पास इमेज। अच्छा, कोई ट्राइंगल नाम नहीं दिया हुआ। ये हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। सही है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन बेटा कितनी आसान है यार। ये चीज भी लेक्चर में करी हुई है, ये चीज भी लेक्चर में करी हुई है। ठीक है, फ्री के 5 मार्क्स चाहिए। जी बेटा, ये शॉर्टकट कब लगेगा? जब सेंटर 0, 0 होगा। अगर सेंटर कुछ और होता तो हम लोग क्या करते? सब्ट्रैक्ट सेंटर, अप्लाई शॉर्टकट, एड सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे आ जाए भाई। क्वेश्चन 13, नंबर पैटर्न्स। These are the first 4 terms of the sequence. Find the next term. 1, 3, 9, 27। अगला नंबर क्या आएगा?
जी बेटा उमर, दोनों के साइंस चेंज होंगे, दोनों की तो चेंज करें। नहीं बेटा, हानिया 90 के लिए ये नहीं हो सकता ना, सबका शॉर्टकट अलग अलग है, मैंने लिखवाया हुआ है क्लास में। अच्छा, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा नहीं है ना मुझसे, कोई मसला नहीं है, अभी आप पढ़ लोगी तो आपको शॉर्टकट्स में लिखवा दूंगा, सही है। आरिश बेटा गलत जवाब। वेरी गुड सुबान, वेरी गुड। बेटा अगर आप लोग नोट करो तो ये 3 की पावर से बढ़ रहे हैं। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। तो अब अगला होगा 3 की पावर 4 विच इज 81। These are the first 5 terms of the sequence 35, 31, 27, 23 और 19। Find an expression in terms of n for the nth term of the sequence। अच्छा बच्चों, जब भी nth टर्म बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिफरेंस, अल्हम्दुलिल्लाह, कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बेटा आरिश, क्या यहाँ पे बच्चों कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं सब में। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला याद है भाई। वेरी गुड बात। फॉर्मूला था a+n-1 डी, जिसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है। a क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म, तो a आ गया 35 प्लस n एज इट इज आ जाएगा। बच्चों d होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है। यही उम्मीद थी मुझे। गलत बेटा उमर, गलत मुबशर, क्लास में बताया भी था यार। गलत सुबान, आप सही आया। उकबा गलत, आरिश गलत, फरजाद गलत, यूसुफ गलत। गुड मलाइका, गुड अरवा। गलत अब्दुल्ला। बेटा मैंने क्लास में क्या बताया था, डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करते हैं, देख के डिफरेंस नहीं बताते भाई। 31 को 35 से माइनस करेंगे तो -4 आएगा भाई, डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है। मैंने बात क्लास में ही बताई थी कि जब भी डिफरेंस निकालना हो बेटा, ये याद रखना, देखो एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। 70 to 80% बच्चे यहाँ पे 4 लिख के आते हैं और मार्क्स नहीं मिलते, और बच्चों को लगता है हम सही करके आए हुए हैं। ओ भाई, डिफरेंस है एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, तो 31 - 35 इज -4। तो 35 एज इट इज आ गया। n × -4 इज -4n, -1 × -4 इज +4। 35 + 4 इज 39 -4n। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा ये गलती प्लीज पेपर में मत करना। बेटा कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो फिर 3 नंबर्स पर आए थे, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ट्राइंगल नंबर्स, फिर वो भी नहीं हो रहा होगा तो वर्टिकल पैटर्न। रिवाइज कर लो लेक्चर एक दफा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, राइट 325 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिंप्लीफाई करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या 325 टू के टेबल में आता है भाई, टू के टेबल में नहीं आता। अन्य क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मांग लेना, कोई मसला थोड़ी है। फिर 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से होता है भाई। 325 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा बच्चों। 5 × 6 = 30, 2 बचा, 5 नीचे कैरी हो गया, 5 × 5 = 25, 65 आ गया। क्या 65 5 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 65 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5, माइनस क्या 1 आया, 5 नीचे कैरी हो गया, 5 × 3 =
15, 13 आ गया। फिर 13 तो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 13 आ जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। बच्चों ये वर्किंग मैंने आप लोगों के लिए करी है, ठीक है, मैं डायरेक्टली भी आंसर लिख सकता था, लेकिन आप लोग बेटा ये वर्किंग कर लेना। डायरेक्ट करने में गलती हो जाती है कभी कभार, और फिर मार्क्स नहीं मिलते, और ये मार्क्स लूज करने वाले नहीं है। ये वर्किंग बेटा प्लीज आप लोग करना यार। पेपर में होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज की वर्किंग करो। पार्ट बी। पी दिया हुआ है एक्स की पावर एन इंटू वाई स्क्वायर, क्यू दिया हुआ है एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई की पावर 4, वेर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड एन। बेटा मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताओ। पेपर का टाइम कितना होता है बेटा, 2 घंटे होते हैं सवाल। पेपर 1 में टाइम का किसी बच्चे को मसला नहीं होता, हर बच्चे का टाइम से पहले ही पेपर कंप्लीट हो जाता है। टाइम की टेंशन नहीं लो। बेटा जरा इसका आंसर बताएं। ये सवाल जो है वो ऑलमोस्ट हर बच्चा गलत कर देता है, हालांकि इतना मुश्किल है नहीं। अच्छा भाई, ये सवाल सॉल्व करने से पहले आप लोग मुझे एक चीज बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमसे मांगा गया है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई नॉर्मल नंबर्स होते, जैसे हमारे पास होता 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, और दूसरा नंबर होता 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पे 4 2 हैं और यहाँ पे 2 2 हैं, तो कॉमन जो है वो तो 2 2 आ रहे होंगे। और यहाँ पे 3 जो है वो 2 दफा है, और यहाँ पे जो 3 है वो 5 दफा है। तो कॉमन कितने आ रहे हैं, 3। 2 3 कॉमन आ रहे होंगे, यहाँ पे भी 2 3, यहाँ पे भी 2 3 तो होंगे ही ना, 5 में से 2 भी होंगे, तभी 5 तक पहुंचे। तो 2 3 कॉमन होंगे। तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो जरा जवाब दें चैट बॉक्स में। ये समझ आ रही है, ये HCF किस तरह आया वापस? अच्छा भाई फिर से देख लो, ये नंबर एक और एक ये नंबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों नंबर्स जो दिए हुए हैं उसमें जो कॉमन आ रहा हो। तो मुबशिर बेटा यहाँ पे अपने पास 4 2 हैं, और यहाँ पे अपने पास 2 2s हैं। तो कॉमन कितने होंगे, 2 2 तो कॉमन होंगे ना। यहाँ पे 4 दफा 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 दफा लिखा हुआ है, तो ये 2 तो कॉमन होंगे ना। इसी तरह यहाँ पे 3 जो है वो 2 दफा है, और यहाँ पे जो 3 वो 5 दफा है। तो ये 2 3 तो आपस में कॉमन होंगे ना। तो इन नंबर्स का HCF जो है वो यही होगा। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। नंबर्स वाला सवाल आपको समझ आ गया, अब वेरिएबल वाला सवाल भी समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे है x की पावर n, और यहाँ पे x की पावर n-1। बेटा छोटी पावर कौन सी है, ये n छोटी पावर है या n-1 छोटी पावर है? n-1। तो n-1 जो है वो दोनों में ही आ रहा होगा ना। अगर यहाँ पे समझो n की जगह 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 - 1 2 लिखा हुआ होगा ना।
तो एक्स स्क्वायर में और एक्स क्यूब में कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, मतलब ये जो छोटी पावर है वो कॉमन आ जानी चाहिए। तो एक्स की पावर n-1 कॉमन आ गई, और वाई फोर और वाई स्क्वायर में से क्या कॉमन आएगा, वेरी गुड, वाई स्क्वायर। मतलब बेसिकली एचसीएफ में जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ रही होती है ना, क्योंकि वो तो दोनों में ही होगी। तो ये इसका आंसर है। बेटा ये दिमाग लगाने के 2 मार्क्स थे, इसमें कोई वर्किंग नहीं थी। तो आंसर क्या हो गया, एक्स की पावर n-1 इंटू वाई स्क्वायर। बेसिकली जब सेम नंबर्स होते हैं तो हमें करना क्या होता है एचसीएफ में, जो छोटी पावर होती है वो जो है वो कॉमन होती है। तो n और n-1 में से n-1 छोटी पावर थी, और 2 और 4 में से 2 छोटी पावर थी, तो ये आपका बन गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई। 14 क्वेश्चन हो गए भाई। इनइक्वालिटीज, द लाइन्स आर अ शेडेड रीजन आर शोन ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। ये लाइन है x+y = 5, 5 और 5। जी बेटा आनिया, ये लाइन है y = 2x - 1। ठीक है, ये लाइन आपको बताई भी नहीं है, आपको इनइक्वालिटीज बतानी है। अच्छा सबसे पहले आप लोग देखो, ये लाइन है x+y = 5 की। अब शेडेड रीजन जो है वो नीचे की तरफ है, तो अगर नीचे की तरफ है तो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, वेरी गुड, x+y > 5। फिर ये हमारे पास लाइन है y = 2x - 1 की, इससे रीजन नीचे, तो क्या आएगा बच्चों, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है, y < 2x - 1। बेटा जो बच्चे बोल रहे हैं कि इक्वल टू क्यों आ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रेट लाइंस होंगी तो इक्वल टू आएगा, डॉटेड लाइंस होंगी तो इक्वल टू नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है ना, डॉटेड लाइंस तो नहीं है, लेक्चर में लिखवाया है भाई आप लोगों को। और ये तीसरी लाइन, अच्छा ये लाइन की इक्वेशन भी नहीं दी हुई, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उमर बेटा बहुत मार खाएगा। वेरी गुड मुबशिर। बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी वाई की, तो ये लाइन है y = -2। ठीक है, एक्स की लाइन वर्टिकल होती थी भाई, और रीजन जो है वो इस लाइन के ऊपर है, तो क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन, वेरी गुड, y > -2। पार्ट बी क्या बोल रहे हैं, अनदर रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटीज, x+y < 5, y < 2x - 1, x < 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। बेटा जो रीजन आ रहा है उसका एरिया निकालना है, तो पहले देखते हैं रीजन क्या आ रहा है भाई, x+y < 5, मतलब ये लाइन जो है इसके नीचे बात हो रही है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है। ठीक है, x+y < 5 में हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं भाई। फिर हमें बोला भाई y < 2x - 1, मतलब इस लाइन के ऊपर, तो ये दो ऑप्शन तो गायब हो गए, अब हमारे पास ये वाला रीजन है। फिर हमें बोला भाई x < 1। क्या बोल रहे हो बेटा मुबशिर, x < 1, x = 1 क्या होगा, x = 1 की लाइन ये होगी, और ग्रेटर का क्या मतलब है, ग्रेटर का मतलब इसके आगे, तो ये वाला रीजन आ रहा होगा, रीजन आर ये वाला होगा। बेटा आप लोगों को ये बात समझ आ रही है रीजन आर किस तरह आया, सबसे पहले जो हमें दो इनक्वालिटीज दी हुई थी उससे हमने फिगर आउट किया कि इस लाइन के नीचे रीजन और इस लाइन के ऊपर है,
तो हमारे पास ये वाला रीजन आ रहा था पूरा। अब तीसरी लाइन क्या थी? तीसरी लाइन थी एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन की लाइन ये है। इसके आगे बात हो रही थी। तो ग्रेटर में सिर्फ हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा, ये जो आर है। और अब हमसे मांगा इसका एरिया। तो बेटा ये आपको नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल है जिसकी बेस कितनी है, एक, दो और तीन, और हाइट कितनी है, हाइट है वन। बेस इस ट्राइंगल की थ्री है और हाइट जो है वो वन है। तो वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज थ्री मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज वन। तो थ्री अपॉन टू विच इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये सवाल देख लें, कोई मसला हो तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगा। सर बट हाउ दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा बीच में से जब ये कट करेगा तो ये राइट एंगल बन जाएगा ना, जब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बेटा आपको ये समझ आया रीजन आर किस तरह आया है? तो अगर ये रीजन आर आ चुका है, तो अगर आपके पास ये ट्राइंगल है एक, तो ये ट्राइंगल की ये नीचे जो है ये बेस होगी, और ये जो चीज़ है ये हाइट होगी। तो बेस कितनी है बेटा, वन, टू और थ्री, और हाइट वन है। तो बेस की जगह थ्री लिखा और हाइट की जगह वन लिखा। 2x-1 वाली लाइन समझ नहीं आई। बेटा 2x-1 के ग्रेटर देन था ना, तो 2x-1 जो है वो ये लाइन है। ग्रेटर देन में क्या होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। और x+5 के नीचे था, तो ये रीजन आ गया था हमारे पास। फिर तीसरी लाइन देख ली। सर आंसर समझा दें कैसा आया? बेटा वन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाई वन इज थ्री, डिवाइडेड बाई टू, थ्री अपॉन टू 1.5 होता है। यही पूछ रहे हो अब्दुल्ला, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, बेस थ्री थी ना बेटा। इस ट्राइंगल में ये बेस थ्री थी और ये हाइट जो है वो वन थी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 काइनामेटिक्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 150 सेकंड्स। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे आता था? स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे आएगा? क्या बात है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एरिया। तो ये हमारे पास जो शेप है वो है ट्रेपीजियम। तो वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड 20 और ये साइड 14 है। मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 100। ये ट्रेपीजियम का आ गया भाई। और ये हमारे पास रेक्टेंगल है, लेंथ 50 है, ब्रेथ 14 है। 20 + 14 इज 34। टू वन जार टू, 17 जार, 17 × 100 इज 1700। और 50 × 14 जो है वो होगा 700। तो ये आ गया भाई 2400 मीटर्स। बेटा आप लोग 50 × 14 की भी वर्किंग कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर 17। f(x) दिया हुआ है 2 - 3x। हमसे पूछा है फाइंड f इनवर्स x। f इनवर्स x के हमारे पास इनवर्स निकालेंगे तीन स्टेप थे।
पहला स्टेप क्या था, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा वाई, वाई इज इक्वल टू 2 - 3x। फिर दूसरा स्टेप क्या था, मेक एक्स द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो एक्स जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो -3x को वहां ले जाएंगे ताकि +3x हो जाए, और प्लस वाई को यहाँ ले आएंगे। -3x वहां जाके +3x हो जाएगा, और वाई यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 2 - y, x इज इक्वल टू 2 - y/3। और आखिरी स्टेप क्या था, x की जगह एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो 2 - x/3 आपका आंसर हो गया। शुभान बेटा x आएगा आखिरी स्टेप में, x की जगह एफ इनवर्स एक्स, y की जगह x। और फिर पार्ट बी क्या बोल रहे हैं, सॉल्व f(x+5) इज इक्वल टू 3gx। बेटा f(x+5) का क्या मतलब है? नहीं बेटा 2 - y होगा, y - 2 गलत हो जाएगा ये बात। f(x+5) का क्या मतलब है, f के फंक्शन में x की जगह x+5 आ जाएगा। ठीक है, f के फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, x+5। तो 2 - 3, x की जगह आ गया x+5 इज इक्वल टू 3 जो है वो एज इट इज कॉपी हुआ, और g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, g ऑफ x की जगह आ जाएगा x-4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जिस बच्चे ने ये चीज कर ली ना भाई, वो ये सॉल्व कर लेगा। उसको कॉम्पोजिट फंक्शन पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो x की जगह आ जाएगी, और यहाँ पे एज इट इज 3 कॉपी करके g ऑफ x की जगह जो इसका फंक्शन था वो कॉपी कर दिया। तो 2 - 3 × x इज -3x, -3 × +5 इज -15 इज इक्वल टू 3x - 12। अब ये 3x, 2 - 15 कितना हो जाएगा, 2 - 15 हो जाएगा -13। -13 -3x इज इक्वल टू 3x - 12। ये 3x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस होगा, 13 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। -3x इज इक्वल टू -12 + 13। -3x जो है वो -6x हो जाएगा। -12 + 13 इज +1। x इज इक्वल टू -1/6। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। ये आंसर आएगा भाई। बेटा ये वाला पेज स्टार्ट से देख लें, 16 17 A 17 B, कोई मसला हो पूछ लें। बेटा आपको x की वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल तो पॉजिटिव होगा ना, तो माइनस साइन को तो वहां भेज दोगे ना आप लोग। ये -6 पूरा वहां जाएगा ना, तो 1/-6 क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा ना। बेटा -12 + 13 करोगे ऊपर, तो बड़े नंबर का साइन आएगा ना, 13 बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव होगा ना यहाँ पे। तो फिर -6 वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बेटा स्पीड टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस मांगा तो मैंने एरिया निकाला। ये ट्रेपीजियम है और ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, और दोनों को प्लस कर लिए। ट्रेपीजियम में ये 20 और ये 14 पैरेलल साइड्स थी, और ये हाइट थी 100। ठीक है मेहदी। चलो भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Joan sells gift bags containing soaps and candles. Matrix C shows the contents of a large gift bag and a small gift bag.
सोप दिए हुए 6 लार्ज हैं, कैंडल 4 लार्ज हैं, सोप 2 स्मॉल हैं और कैंडल 1 स्मॉल है। हाउ मेनी मोर कैंडल्स आर इन अ लार्ज गिफ्ट बैग देन अ स्मॉल गिफ्ट बैग? हाउ मेनी मोर कैंडल्स आर इन अ लार्ज गिफ्ट बैग देन अ स्मॉल गिफ्ट बैग? लार्ज गिफ्ट बैग में 4 कैंडल है, स्मॉल गिफ्ट बैग में 1 कैंडल है। तो कितनी ज्यादा है भाई लार्ज में? 3 ज्यादा है, 4 - 1 is 3। डायरेक्ट आंसर लिख दिया भाई। The mass of a soap is 120 grams. The mass of candle is 60 grams. Matrix M represents this information. ठीक है। N is equal to C multiplied by N. Find the matrix N. C मल्टीप्लाई बाय M करना है, मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। C क्या है भाई? C हमारे पास है 6241 और M हमारे पास है 120 और 60। बच्चों सबसे पहले 6 120 से होगा और 460 से हो जाएगा। तो 6 × 120 +4 × 60। अच्छा आप लोग मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि अब जब मैं 2 × 120 करूंगा और 1 × 60 करूंगा, तो मैं यहाँ पे नीचे आंसर लिखूंगा या राइट पे लिखूंगा? जो दूसरा आंसर है वो नीचे आ रहा होगा या राइट पे आ रहा होगा? वेरी गुड यार, एक्सेलेंट। जब रो चेंज हो रही है, नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो आंसर भी नीचे आएगा। नहीं बेटा, ये बात नीचे आ रहा होगा आंसर। जब कॉलम चेंज करते हैं तब राइट पे जाते हैं। तो 2 × 120 +1 × 60। तो पहला हो जाएगा 720 + 240 विच इज 960। और दूसरा होगा 240 + 60 विच इज 300। ये ब्रैकेट बना देंगे तो एन कितना आ गया भाई? 960 और 300। एक्सप्लेन व्हाट ईच एलिमेंट इन मैट्रिक्स एन रिप्रेजेंट्स। बेटा ये जो नंबर है मैट्रिक्स एन में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेटा मैट्रिक्स के काफी सवालों में मैंने आप लोगों को ये थ्योरी बताई है। सवाल देखो ये जरा। बेटा ये 960 और 300 क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेटा जो ग्राम्स बोल रहा है, ग्राम्स क्या है? ये वेट है ना, मास बोलते हैं ना इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको मास दिया हुआ था ना ये, फिर आपने उसको टोटल से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल मास आ रहा है ना ये। हाँ नहीं बेटा, कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही, कॉस्ट कैसे आ गई? मास की बात हो रही थी, मास मतलब वेट। तो यहाँ पे क्या करोगे? टोटल मास ऑफ लार्ज बैग्स एंड स्मॉल बैग्स। मिनट मैंने पार्ट ए समझा दें आप इस। अहमद भवानी कौन सा समझना है? पार्ट ए। बेटा पार्ट ए में क्या लिखा हुआ था? बेटा 6 हमारे पास लार्ज सोप्स दी हुई थी है और 2 स्मॉल सोप थे। 4 लार्ज कैंडल है बेटा और 1 स्मॉल कैंडल है। ठीक है। पूछा क्या है आपसे? फाइंड हाउ मेनी मोर कैंडल्स आर इन अ लार्ज गिफ्ट बैग देन अ स्मॉल गिफ्ट बैग। तो लार्ज गिफ्ट बैग में 4 कैंडल्स हैं और स्मॉल गिफ्ट बैग में 1 कैंडल है।
कोई बात नहीं बेटा, यहाँ देख लो। पहले पार्ट में आपको बोला था लार्ज बिग गिफ्ट बैग और स्मॉल गिफ्ट बैग का फर्क पूछा था ना आपसे। तो आपने क्या करा, लार्ज गिफ्ट बैग 4 थे और स्मॉल गिफ्ट बैग 1 था। तो आपने 4 - 1 करके देख लिया कि कितने ज्यादा लार्ज गिफ्ट बैग हैं। तो 3 आ गए। ठीक है। दूसरे में आपको उनका मास बताया हुआ था। तो आपने सी और एम को मल्टीप्लाई करने का बोला था। तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास ये आंसर आ गया। और तीसरे पार्ट के अंदर जो है वो आपसे क्या बोला हुआ था कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपके पास सोप और कैंडल्स थे और यहाँ पे आपके पास उनका वेट था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टोटल मास ऑफ लार्ज बैग्स एंड स्मॉल बैग्स। ठीक है बेटा, ये सवाल करें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19। इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन और यू का मतलब, यूनियन का मतलब था ऐड करना। पहले आप इसको अलग से निकाल लें, फिर इसके रीजन को अलग से ऐड कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है कि ए के अंदर और बी के बाहर, बी के बाहर होना चाहिए लेकिन ए के अंदर होना चाहिए। तो वो आपके पास ये वाली जगह होगी जो ए के अंदर आए और बी के बाहर हो। ठीक है बच्चों, इस बात से आप अग्री कर रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर है और ए के अंदर है, तो ये रीजन शेड हो गया। अब यूनियन का मतलब हमें ऐड करने हैं बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, बी के अंदर हो और सी के बाहर हो। तो सी के बाहर और बी के अंदर ये वाली जगह आ जाएगी। तो इसको आपने ऐड कर दिया। ये आपकी हो गई शेडिंग 1 मार्क की। अब पार्ट बी में क्या बोला हुआ है, वन मॉर्निंग 50 पीपल विजिट अ लाइब्रेरी, 35 ऑफ देम बोरो बुक्स, 12 ऑफ देम यूज अ कंप्यूटर, 8 ऑफ देम डू नॉट बोरो अ बुक, डू नॉट यूज अ कंप्यूटर। यूजिंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज अ कंप्यूटर बट डू नॉट बोरो अ बुक।
कंप्यूटर यूज कर रहे हैं लेकिन बुक बोरो नहीं कर रहे। ये बुक हो गया भाई, ये कंप्यूटर हो गया। टोटल बुक में 35 है तो 35 - x, यहाँ आ जाएगा 12 - x, बाहर आ जाएगा 8। अच्छा बच्चों, आपसे मांगा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज अ कंप्यूटर बट डू नॉट यूज अ बुक, डू नॉट बोरो अ बुक। तो इन चारों में से वो नंबर कौन सा होगा? अब्दुल्ला बेटा, ये वाला जो सी के अंदर है ना, ये पहले उसमें आ रहा था। तो पहली कंडीशन में दूसरी कंडीशन को ऐड करते हैं। जब आप दूसरी कंडीशन कर रहे हो ना, तो पहली कंडीशन को इग्नोर करके करोगे। ठीक है। नहीं बेटा उकबा, बेटा इनमें से कौन सी जगह आपसे मांगी गई है? कौन से बच्चे जो है वो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं लेकिन बुक नहीं ले रहे? वो कौन से बच्चे हैं यहाँ पे? ये बच्चे तो कंप्यूटर भी ले रहे हैं और बुक भी यूज कर रहे हैं। 12 - x वाले। ठीक है। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे और फिर x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब x की वैल्यू किस तरह आएगी? आपको पता है, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आंसर आना चाहिए 50। 35 - x प्लस 12 - x प्लस 8 इज इक्वल टू 50। -x प्लस x तो ये कट जाएगा। 35 + 12 इज 47, 47 + 8 इज 55। -x + 55 इज इक्वल टू 50। 55 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। x = 50 - 55, सॉरी -x, -x = -5, x की वैल्यू आ गई 5। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 12 - x मतलब 12 - 5 विच इज 7। बेटा कोई मसला? इस तरह के बहुत सवाल हमने सेट्स एंड वेन डायग्राम के, जब हम लोग टॉपिकल पास्ट पेपर्स करे थे, हमने करे थे भाई। चलो भाई, 20 का पार्ट है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। बस ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेने। 4x × 2x इज 8x²। 4x × 5y इज 20xy। -y × 2x इज -2xy। -y × 5y इज -5y²। 20 - 2 हो जाएगा 18। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 8x² प्लस 18xy -5y²। आनी तो चाहिए अब्दुल्ला, लेकिन हम देंगे क्यों? अच्छा भाई, x की पावर 12 की पावर 2/3 और 8 की पावर 2/3। अच्छा बच्चों, ये इंडाइसिस का एक सवाल आ गया है। बेटा मैंने आप लोग को रूल्स बताए थे दो, यहाँ पे दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों? मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो 12 × 2/3 कितना हो जाएगा? 12 × 2 = 24, 24/3 इज 8। तो x की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 2/3 किस तरह सॉल्व होगा? बेटा मैंने आप लोग को इस तरह के दो सवाल कराए थे क्लास में, कि जब भी नंबर के ऊपर फ्रैक्शन आएगा, तो जो नंबर न्यूमरेटर में वो पावर में आएगा और जो डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर रूट के बाहर। तो 8 का स्क्वायर इज 64, और 64 का जो क्यूब रूट है वो होगा 4। ये सेम सवाल मैंने क्लास में कराया हुआ है आपको। तो आंसर आ जाएगा x की पावर 8/4। बात बेटा इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे आप?
यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, सॉल्व हो नहीं सकता ना, सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं। कोई मसला भाई? बस बेटा 4 सवाल बचे। एक्स की पावर 8 कैसे आई? सुभान बेटा, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। 12 × 2/3 = 8। ठीक है। अच्छा, बस 4 सवाल बचे हैं बेटा, थोड़ी देर और जो है वो हिम्मत से बैठना। 4 सवाल करते हैं जल्दी से, फिर खत्म करेंगे क्लास। 21। 5x/(x−3) = x + 4। बच्चों की x-3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं? ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 5x = x x × x -3x + 4x - 12। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, x × x, x × -3, 4 × x, 4 × -3। 5x = x² + x - 12। ठीक है, -3 + 4 = +1। 5x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। x² + x -5x - 12 = 0। x² - 4x - 12 = 0। अब यहाँ से क्या होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 1 × 12 = 12। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 और 2 और 4 और 3। बेटा 4 किस तरह आएगा? 6 और 2 से आ रहा होगा। x² - 6x + 2x। x कॉमन लिया, x - 6 +2 कॉमन लिया, x - 6। एक वैल्यू आ गई -2, दूसरी वैल्यू आ गई 6। ठीक है, 4 मार्क और मिल गए। कोई मसला बच्चों? बेटा सब जरा चैट बॉक्स में एक दफा रिप्लाई कर दो। एक्टिव हो या नहीं हो, बस बैठे हुए हो? क्लियर, ठीक है ठीक है। क्या बात है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W²। अच्छा भाई, वेरिएशन का सवाल आ गया। वाई इज, पहले आप लिखोगे प्रोपोर्शनल टू W²। डायरेक्टली में न्यूमरेटर में ही आता है। और दूसरा स्टेप क्या होगा? y = k W²। ठीक है। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W। इनवर्स में क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन बनते हैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W। तो x = k/W आ जाएगा भाई। When W is 10, y is 5 and x is 0.4। y की जगह 5, W की जगह 10, x की जगह 0.4, W की जगह 10। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा 100। k = 5/100 विच इज 1/20। जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया y = 1/20 W²। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 × 0.4 इज 4। x आपके पास आ गया, x = 4/W। अच्छा भाई, यहाँ पे आपके पास y और x दो आ गए। आपसे मांगा भाई y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो y इन टर्म्स ऑफ w आ रहा है। इसको आप y इन टर्म्स ऑफ x में कैसे लेके आओगे?
यहाँ पे W को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे W को सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप लोग। W यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, X यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 4/X। अब हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ X चाहिए, तो हम इस W को 4/X से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Y इज इक्वल टू 1/20, W की जगह आ जाएगा 4/X का स्क्वायर। तो ये हो गया Y इज इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, X का स्क्वायर X स्क्वायर, 4 4 जार 4 5 जार, Y इज इक्वल टू 4/5 X स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया Y इन टर्म्स ऑफ X। ठीक है, देखो बेटा वेरिएशंस बहुत आसान है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। लेकिन इसमें एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने जो आपने आपने जो आंसर निकाले ना, यहाँ पे वैसे नॉर्मली वेरिएशंस खत्म हो जाता था। एग्जामिनर ने क्या करा, आपके जो आंसर्स आए ना, उसको एग्जामिनर ने बोला कि भाई आपको आंसर Y इन टर्म्स ऑफ X देना है। Y इन टर्म्स ऑफ X का मतलब क्या होता है बच्चों, कि Y सब्जेक्ट हो और जो आंसर आ रहा हो वो इन टर्म्स ऑफ X आ रहा हो। तो यहाँ पे तो Y सब्जेक्ट था, लेकिन आंसर इन टर्म्स ऑफ W आ रहा था। तो मुझे तो W नहीं चाहिए आंसर में, मुझे X चाहिए। तो मैंने दूसरी तरफ जो W था मेरे पास, मैंने उस W को सब्जेक्ट बना लिया। तो W क्या आ रहा था, 4/X, और यहाँ पे W की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ताकि जो मेरा आंसर है वो Y इन टर्म्स ऑफ X आ जाए। ये देख लें बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लें। हमारा आंसर Y इन टर्म्स ऑफ W आया था, हमसे मांगा था Y इन टर्म्स ऑफ X, तो हमने W को X से सब्स्टिट्यूट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबेबिलिटी। देर आर 10 कार्ड्स इन अ सेट, देर आर 10 कार्ड्स इन अ सेट, each card shows either a triangle or a either a square or a triangle. Every shape on each card is either green or red. ठीक है, the table shows the number of cards of each type. स्क्वायर ग्रीन में 3 है और स्क्वायर रेड में 1 है, ट्राइंगल ग्रीन में 4 है और ट्राइंगल रेड में 2 है। Ken takes a card at random from the set, notes the color and replaces it. He then takes a second card at random from the set, notes the color and replaces it. एक कार्ड उठाया, देखा, वापस अंदर रख दिया, फिर दूसरा कार्ड उठाया, देखा और वापस अंदर रख दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड शो अ ग्रीन शेप। ठीक है, अच्छा बच्चों, कोई मुझे बता सकता है कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या होगी। गलत बेटा मराएगा, गलत आरिश। बेटा सब ट्राई करो, वेरी गुड तालिब। अब्दुल्ला गलत। क्या बात है मुबशिर, तुम तो बोले थे प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगता है। अच्छा भाई, ग्रीन टोटल 7 है भाई, स्क्वायर में 3 ग्रीन है और ट्राइंगल में 3 ग्रीन है, टोटल ग्रीन 7 हो गए ना। और आउट ऑफ टोटल कार्ड्स कितने, टोटल कार्ड्स 10 है अपने पास। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 7/10 है ना। हमसे बोला भाई बोथ कार्ड्स आर ग्रीन, तो पहला भी ग्रीन हो 7/10 और दूसरा भी ग्रीन हो 7/10। तो 7 7 जार 49, 10 10 जार 100। ये आपका आंसर आ गया भाई। पार्ट 2 में बोला हुआ है इरीना टेक्स 2 कार्ड अडेंडम फ्रॉम द सेट विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा भाई, यहाँ पे गेम चेंज हो गई, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, कि एक दफा जब आपने एक कार्ड देख लिया तो आप उसको साइड पे रख देंगे। बेटा क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रही थी ना। ये बात बेटा इस सवाल में बोला था, कार्ड देखा और वापस अंदर डाल दिया, कार्ड देखा वापस अंदर डाल दिया, तो आपके पास हर दफा 10 ऑप्शन ही होंगे। अब यहाँ पे जो आप चीज बोले ना, वो पार्ट बी में हो रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब अगर आप जो एक कार्ड निकालोगे पहला, वो आप देखोगे और फिर उसको आप साइड पे रख दोगे। तो अब आपसे पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड शो द सेम शेप। या तो दोनों में रेड है, या फिर दोनों में ग्रीन है। सॉरी, सेम शेप बोला हुआ है। सेम शेप का मतलब दोनों में स्क्वायर है या फिर दोनों में ट्राइंगल है।
तो बच्चों स्क्वायर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? वेरी गुड, स्क्वायर है चार। तीन ग्रीन में स्क्वायर है और एक रेड में स्क्वायर है, तो टोटल स्क्वायर चार हैं, तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा बच्चों, अब दूसरा, जब आप अब आपने एक स्क्वायर निकाल लिया, उसको आपने साइड पे रख दिया, तो अब आपके पास 9 ऑप्शन है अंदर, तो दूसरे स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड, 3/9। एक स्क्वायर कम हो चुका है, तो हमारे पास टोटल तीन स्क्वायर है और टोटल 9 है। मल्टीप्लाई बाय 3/9, ये अपने पास स्क्वायर का आ गया, और का मतलब प्लस। अब ट्राइंगल का निकालना है। ट्राइंगल में क्या होगा भाई? ट्राइंगल अपने पास कितने हैं? ट्राइंगल हमारे पास है 6, तो 6/10 मल्टीप्लाई बाय। अब 6 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपने निकाल लिया, साइड पे रख दिया। अब आपके पास 5 ट्राइंगल बचे हैं और टोटल 9 है, तो अगला क्या होगा? 5/9। वेरी गुड। 4 3 जार 12, 10 9 जार 90, +6 5 जार 30, 10 9 जार 90। 12 + 30 कितना हो जाएगा? 42/90। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 21/45, और फिर 3 से करेंगे तो 7/15। तो ये 5 मार्क्स आपको और मिल गए प्रोबेबिलिटी के। चलो भाई, आखिरी सवाल। सब खुश हो जाओ भाई, एक सवाल बचा है। बेटा पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, आखिरी सवाल है। A is the point 3, 11, B is the point -5, -5. The equation of the line L is 2y plus x is equal to 5. Show that the line L is the perpendicular bisector of AB. ये जो लाइन L है, ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बेटा आप लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है? मैंने आप लोग को बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के 4 स्टेप्स होते हैं। दिखा देता हूँ आप लोगों को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, 5 मार्क का आएगा और 4 स्टेप होंगे। इसके हमने 3 एग्जाम्पलें करी थी, 1 2 3। स्टेप 1 क्या था बेटा? मिड पॉइंट निकालने। स्टेप 2 था ग्रेडियंट। स्टेप 3 था जो भी ग्रेडियंट आएगा उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, और स्टेप 4 था मिड पॉइंट और नए ग्रेडियंट की मदद से इक्वेशन बनाएंगे। चलो भाई करते हैं अब। जो पहले पॉइंट होंगे वो x1 y1, जो दूसरा पॉइंट होगा वो x2 y2। सबसे पहला स्टेप होता है मिड पॉइंट निकालना। बच्चों मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2, y1 + y2/2। बेटा ये आपको पेपर में लिखना नहीं होगा, मैं अभी आप लोग को रिवाइज कराने के लिए लिख रहा हूँ बस। तो x1 3 है, x2 है -5/2, y1 11 है, y2 है -5/2, -2/2 और 6/2। तो मिड पॉइंट आ गया हमारे पास -1 और 3। स्टेप 2 था फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है भाई? y2 - y1/x2 - x1। तो -5 - 11/-5 -3। तो ये हो गया बच्चों -16/-8, माइनस माइनस कर दिया, 16/8 इज 2। स्टेप 3 क्या होता है? जो भी ग्रेडियंट आया उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करें। बेटा 2 को जब आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 2 को जब हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ रहा होगा? 2/1 है अभी। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, -1/2। वेरी गुड भाई, नया ग्रेडियंट आ गया हमारे पास -1/2। और फिर स्टेप 4 क्या था बच्चों? कि इक्वेशन बनाएंगे विद द यूज ऑफ मिड पॉइंट एंड द न्यू ग्रेडियंट। इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c। y कोऑर्डिनेट 3 है,
ग्रेडियंट आया -1/2, एक्स कोऑर्डिनेट है -1 प्लस सी। बच्चों -1 प्लस इंटू -1 जो है वो +1 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 2 को वहां पे भेज सकता हूँ? अगर ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या वहां जाके मल्टीप्लाई हो सकता है? वेरी गुड, नहीं हो सकता। क्यों? जब तक पूरे फ्रैक्शन के ऊपर 2 नहीं होगा, वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये 1/2 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस कर देंगे। 3 - 1/2 इज इक्वल टू सी। अब ये फ्रैक्शन में आ गया भाई, तो यहाँ पे अपॉन में 1 लिख देंगे। बेटा फ्रैक्शन में माइनस किस तरह करते थे हम लोग? 3 क्रॉस रूल। 2 3 जार 6, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2। 6 - 1/2 विच इज 5/2। अब हमें क्या करना है? एम एक्स प्लस सी में एम की जगह क्या आ जाएगा? -1/2, और सी की जगह आ जाएगा 5/2। तो y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 5/2। अच्छा भाई, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया, लेकिन हमें सवाल में क्या बोला हुआ था कि हमें शो करना है कि ये लाइन आनी चाहिए। तो अभी हमारा आंसर ये तो नहीं आ रहा, तो मुझे इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट होगा? बेटा आप लोग एक बात नोट करो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैं एक साथ एक ही 2 लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू -x प्लस 5/2। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू -x प्लस 5, -x वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे यही इक्वेशन शो हो गई। यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। बेटा आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस तो अब तक आ जाना चाहिए कि कम से कम भी 80 में से, देखो 42 लाना तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं ना। आप लोग बोलते हैं सर बी आ गया बहुत है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस पेपर में 80 में से 42 जस्टिफाइड भी हैं? ठीक है। सिर्फ अब आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस करनी है। जितने पेपर ईयरली के मैं कर रहा हूँ वो भी मेरे साथ करो, खुद भी ईयरली की प्रैक्टिस करो। बस बेटा हानिया ये होता है, सर हाउ नो वन गॉट मोर देन 7। बेटा आपको कैसे पता है बात? इस पेपर में बहुत बच्चों के फुल भी आए होंगे। इंशाल्लाह मुबशर। बेटा हानिया अभी मैं कर रहा था ना पेपर सॉल्व, ये भी तो एक फैक्टर है। वैसे मैं आपको इस पेपर में बता देता हूँ, बच्चे जो है वो मेन गलती जो है ना, ये पार्ट काफी बच्चों से इस पेपर में गलत हुआ था। 9 का ए। फिर यहाँ पे हर बच्चे ने गलती करी हुई थी, यहाँ बहुत बच्चों ने फोड़ लिया था। ठीक है, ये काफी बच्चों ने गलत करा था। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इन इक्वालिटीज का एरिया बहुत बच्चों से गलत निकलता है। ये स्टेटमेंट लिख नहीं पाते बच्चे। बेटा ये स्टेटमेंट देख लो यार, सवाल को देख के लिखना है बस। नंबर ऑफ सोप और कैंडल दिए हुए हैं और उनका वेट दिया हुआ है, जब उनको मल्टीप्लाई करोगे टोटल वेट ही आएगा ना। ठीक है। इस तरह ये पेपर था हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। थैंक यू यार, तुम लोग पूरे 2 घंटे बहुत एक्टिव रहे, बहुत अच्छी बात है ये। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं ब्रेक के बाद।